42 बार बोला, गवर्नमेंट 26 बार बोला, भारत 24 बार बोला, अच्छा था। फार्मर 15 बार बोला, जीएसटी 11 बार बोला, मछली भी 4 बार बोल दिया, लक्षद्वीप भी बोल दिया, वंदे भारत भी बोल दिया। 2 शब्द सुनाई नहीं दिए, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट, एक बार भी नहीं बोला। आज की स्थिति में ये जो युवा आपके सामने बैठे हैं, इनकी क्या प्राथमिकता है? आप हाथ उठवा कर देख लीजिए, इनकी क्या प्राथमिकता है? इनकी प्राथमिकता है कि नौकरी बने, और नौकरी बनना कोई इनकी भलाई नहीं है, नौकरी बनना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इट्स अ वर्चुअस साइकिल। अगर आपकी नौकरी होगी तो आप ज्यादा खर्चा करेंगे, उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो कंपनियां निवेश करेंगी, निवेश करेंगी, ज्यादा लोगों को नौकरी पिछली बार के मुकाबले 11% कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा हुआ है। 11.11 लाख करोड़ इस बार सरकार खर्च कर रही है। वो इतना पैसा खर्च करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाएगी, रोजगार नहीं बढ़ेंगे। मुझे नहीं पता कि सुधांशु जी से राय लेकर किया गया, क्योंकि सुधांशु जी थोड़ी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, लेकिन जो 11, 11, 11, 11 का फिगर एक आया, तो मुझे लगा हो सकता है सुधांशु जी से राय लेके किया गया हो। वो फिगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, और वो फिगर सरकार की नाकामी दिखाता है। इसलिए दिखाता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया इसलिए गया था कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर होने लगे। जो सीईओ आप सबके चैनल पर सीआईआई से, फिक्की से जो सीईओ आके कहते हैं 10 ऑन बजट, वो यहां पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कैपिटल यूटिलाइजेशन 70% पर है? क्यों इन्वेस्टमेंट 29% ऑफ जीडीपी भी नहीं पहुंच पा रहा है? वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? व्हाई आर दे नॉट पुटिंग मनी वेयर देयर माउथ इज? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ, और सिर्फ हमारे डोमेस्टिक वाले नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफडीआई जिसका खूब सीना ठोकते थे ये लोग, 3 साल से गिर रहा है, और अभी 16 साल के सबसे निचले स्तर पर एफडीआई है। सवाल पूछिए, किस आधार पे बोलते हैं? एफडीआई ऑल टाइम हाईएस्ट $70 बिलियन का एफडीआई इस साल है, $46 बिलियन का। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई 3.2% की कहां ग्रोथ रेट है भारत में भाई? व्हाट इज द सोर्स? आईएमएफ कहता है 6.5 है, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पता नहीं कहां से आते हैं। मगर इन्होंने एक बात और अच्छी कही, थोड़ा विषय से हटके, इन्होंने ज्योतिष की बात कही। तो अभी श्री राम जन्मभूमि का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो लोग मुहूर्त बहुत बताते थे, मुहूर्त ठीक नहीं है। मुझे लगता है जरा राहुल गांधी की यात्रा किस मुहूर्त में शुरू हुई है, जरा उसके बारे में किसी योग ज्योतिषाचार से विचार कर लें। वो जहां जा रहे हैं वहीं निपटता चला जा रहा है। बंगाल की सीमा पहुंचते हैं तो वहां पर निपट गए, बिहार की तरफ मुंह किया तो बिहार में गठबंधन उलट गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग वास्तविकता को जमीन में देखना शुरू करिए। ये सब इधर उधर के सुने सुनाए आंकड़ों और डाटों के ऊपर मत बात करिए। अगर मान लीजिए हमारे 70 के 70 एयरपोर्ट बने और वो ऑपरेटिव हैं, तो आपको लग रहा है कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, उसमें कोई ग्रोथ रेट ही नहीं हुई है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एजेंसीज और ये बात कर लें, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इस समय 3.2% है, जो कोविड के बाद के दौर में सबसे कम पे आ गया। हम ये नहीं कह रहे बहुत शानदार स्थिति हो गई, कोविड के बाद स्थितियां नियंत्रण में आनी शुरू हुई हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं। अब एक और बात कहता हूं, इन्होंने कहा बड़े लोग खर्च करते हैं। अभी दीपावली और छठ का डाटा आया, 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। तो दीपावली सिर्फ अमीर आदमी मनाता है? अरे उसमें उनको भी मिला जिन्होंने दिया बनाया। खिलौनों में भारत आयात करता था, निर्यात करने लगा। ये खिलौने बनाने वाला कौन है भाई? टाटा बिरला अंबानी नहीं है भाई। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, सोर्सेस के साथ कोट करिए, फैक्चुअल बात करिए, और उस जगह की बात करिए जहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हैं। गवर्नमेंट का डाटा लीजिए या इंटरनेशनल एजेंसीज का डाटा लीजिए। वर्ल्ड की इकोनॉमीज का डाटा हम नहीं देते हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देती हैं। G20 में हम सबसे बेहतर स्थिति में, ये हमारा डाटा नहीं है, ये इंटरनेशनल डाटा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है सरकार का विरोध है, वो सारी बातें करनी है, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, मगर कुछ यथार्थ होते हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चलिए उसमें तो कोई इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है, $620 बिलियन है कि नहीं? इट इज एन ऑल टाइम हाई फॉरेक्स रिजर्व। अब मैं बोल लूं 2 मिनट के लिए, बस आप ही बोलेंगी। मेरा सवाल सुन लीजिए। आंकड़े पर सवाल किया था तो आंकड़े का जवाब नहीं, मेरा भी सवाल आंकड़े से ही रिलेटेड है। और मेरा सवाल यह है कि जब आप लोग महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तो यहां सुधांशु जी ने जो बेरोजगारी वाला 3.2 वाला आंकड़ा दिया, महंगाई को लेकर जो सरकार की 3.2 वाला कौन सा आंकड़ा दिया? अभी जो सुधांशु जी ने आंकड़ा दिया है वो उसका सोर्स के साथ आपको बता देंगे। और सरकार की तरफ से जो अपने 10 साल और पिछली यूपीए सरकार के 10 साल के
टाइम पर कि यूपीए के जमाने में वो 8% का एवरेज और हमारे 10 साल में 5% का एवरेज। तो फिर आम आदमी ये भी तो सोचता है ना कि ये जो सरकार है, इसमें आप कोरोना जैसी महामारी को भी काउंटेड करेंगे, इसमें आप दो वैश्विक युद्ध की स्थिति जिससे दुनिया जूझ रही है उसको भी काउंटेड करेंगे, और इसमें आप ये भी देखेंगे कि दुनिया भर में जो आर्थिक वृद्धि हो रही है वो मुश्किल से 2 से 2.5% के भीतर, बावजूद इसके हिंदुस्तान में वो 7% के ऊपर बनी हुई नजर आ रही है। अब मैं बोल लूं? जी, आंकड़ों पर ना चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 साल यही बजट का काम किया है। सुधांशु जी ने कहा आईएमएफ का आंकड़ा, अरे अपनी सरकार के आंकड़े को तो मानते हैं, भारत सरकार के आंकड़े को मानते हैं ना, हाँ या ना? अगर भारत सरकार के आंकड़े का 4 आंकड़े बता दे रही हूं, मैथ्स कर लीजिएगा। 2022 में हमारी ग्रोथ रेट 7% थी, 2021 में 9% थी, 2020 में -6% थी और 2019 में 3.8% थी। एवरेज कितना हुआ पिछले 4 साल का? एवरेज हुआ अंडर 4%। 1 मिनट रुक जाइए, आपने एफडीआई पर मुझसे सवाल पूछा। अप्रैल टू नवंबर, 1 मिनट, मैं तो आपको आंकड़े के साथ बता रही हूँ, ये सरकार के आंकड़े, एनएसएसओ के आंकड़े, जिसके आधार पर बजट बनता है। कहते हैं ना, आंकड़ों को किसी भी तरीके से देखा जा सकता है। अगर इसमें वो कोरोना काल वाला माइनस वाला निकाल दुनिया का इतिहास बताइए, जब सरकार कभी कह रही है कि पिछले 3 साल में लगातार 7% से ऊपर हम बने हुए हैं। वो 3 साल काउंट कर रही है, आप 4 साल काउंट कर रही रोमाना हैं। जी, मैं तो कह रही हूँ 5 साल काउंट कर लीजिए, ठीक है। फिर भी आप 5% से ऊपर नहीं ठीक पहुंच है। पा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? लेकिन पिछले 10 साल की- डिमोनेटाइजेशन के झटके के बाद जहां पहुंची थी इकोनॉमी, अब उससे आगे निकल गई है। तो वहां ये- तो ये 6.8, आपको लगता है- 6.9, अब तो 7.3। आपको ये ग्रोथ लग रही है? 5.9% एवरेज ग्रोथ है 10 सालों की। 6.8% पे दिया था, 58 पे रुपया दिया था, 84 पर पहुंचा दिया है। एफडीआई का डेटा, ये तो आरबीआई देता है ना, कोई मैं अपने घर से थोड़ी बना के आज सवेरे उठी तो चाय पकाने के बजाय डेटा पका लिया। आप लोग की थोड़े डेटा फजिंग का काम करती हूँ। अप्रैल नवंबर 2022 का आंकड़ा क्या था? $20 बिलियन एफडीआई। अप्रैल नवंबर 23 का आंकड़ा क्या आया? $13 बिलियन। ये लगातार गिर रहा है, 3 साल से गिर रहा है। आप ना मानिए, वो अलग चीज है। ये आपकी सरकार के या आरबीआई के या एनएसएसओ के आंकड़े। और आपने एक बड़ी बेतुकी बात की, और थोड़ा सा आपको भी टोकूंगी। आपने कहा कोरोना काल, अरे तो 2008 में इतना बड़ा वैश्विक डिप्रेशन आया था, द वर्ल्ड हैड कंप्लीटली कोलैप्स, उसके बावजूद भी हमने 6.8% आपको ग्रोथ रेट दी, आपने घटा के 5.9। लेकिन इन्फ्लेशन भी काउंट कीजिए ना। हाँ, अब आपके इन्फ्लेशन जो 2008 में था और यहाँ कोरोना महामारी के समय में जो महंगाई काबू में, आपका अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया। इन्फ्लेशन अपने आप नहीं होता है, इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड विद रियल रेट ऑफ ग्रोथ। आपकी ग्रोथ जो है वो 4% है, इन्फ्लेशन आपका 6% पे है। एक बात। दूसरी बात, फूड इन्फ्लेशन क्या है? अभी जो आंकड़े आए हैं 10% पर फूड इन्फ्लेशन है। आटा, दही, बेसन पर जीएसटी लगाने का काम इन लोगों ने किया है। पढ़ाई पर, दवाई पर, अस्पताल की बेड पर, बच्चों की किताबों पर, पेंसिल पर जीएसटी लगाने का काम किया है। और वो इसलिए गड़बड़ है क्योंकि मैं, आप, मिडिल क्लास, धनाढ्य, गरीब सब एक रेट दे रहे हैं। आप हमेशा अमीरों के टैक्स क्यों कम करते हैं? आप क्यों नहीं जीएसटी के कम करते हैं? 50% क्रूड ऑयल कम हो गया पिछले 2 सालों में। यूक्रेन रशिया का युद्ध बताते थे। आपका पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ, क्यों नहीं कम किया? 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, आज भी एक्साइज का जिक्र हुआ, क्यों नहीं आप कम करते? एक बार कम करके झुंझुना बजाया, उसके बाद जबानी जमा खर्च, सुई पटक सन्नाटा। जवाब सुनते हैं। आइए, देखिए, मैं शुक्रगुजार हूं इनका कि इन्होंने अपनी असलियत खुद उजागर कर दी। -9%, सिर्फ भारत की नहीं। आपने कहा 25 साल से आप बजट देख रही हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, जब से 200 साल से जब से डाटा अवेलेबल है, कोई ईयर बताइए जब ऑल G7 कंट्रीज नेगेटिव ग्रोथ रेट। आई चैलेंज। सुधांशु जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, इसको तो मत झुठलाइए। इसको झुठलाएंगे तो निर्मला जी की तरह झुठला नहीं रहा हूं। वो एक एक्सेप्शनल परिस्थिति, लॉकडाउन, सारे वर्ल्ड की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई। आप 2008 से कंपैरिजन कर रही हैं? 2008 से बड़ा रिसेशन -23 किसी की नहीं हुई। बोलिए मैडम। 1992 उससे बड़ा डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन। 1929 उससे बड़ा डिप्रेशन था। क्या बात करते हैं? मगर निगेटिव ग्रोथ रेट सारे के सारे वर्ल्ड की हो गई हो, ये केवल ऐसा था। अब अगर मैं कह रहा हूं एक बार वो 2020 का -9 हटा दीजिए, तब कहां है? हाँ। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि सामने वास्तविक हकीकत क्या थी। इसलिए अगर उसके बाद ये 4 करी, इसका मतलब 2020 का कदम कितनी तेजी से आगे बढ़े, वो बात एक्सेप्ट हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं उस दौर में, अच्छा ये सुनिए, हमारी तो बात छोड़िए, ये बताइए अमेरिका के 2 बैंक बैंकरप्ट हो गए कि नहीं? सिलिकॉन वैली और एक और। हमारा कोई बैंक बैंकरप्ट हुआ क्या? चाइना की सबसे बैंक नहीं है। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड कोलैप्स हो गई कि नहीं? हमारी कोई कंपनी कोलैप्स हुई?
जिन लोगों को कहते थे एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी बर्बाद हो गया, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट वो कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अच्छा अगल बगल वालों का तो छोड़ ही दीजिए, वो पाकिस्तान में क्या हो गया और श्रीलंका क्या हो गया, उलट पलट गए, सब कुछ ये हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया में सुनामी आ गई, अगल बगल जहाज उलट पलट गए, जहाज वाले डह गए, ये कहते नहीं हिचकोले क्यों लग रहे हैं, इसके लिए सुनामी नहीं, जहाज का कैप्टन जिम्मेदार है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं, -9% से यहां तक लेके आए। एक सुप्रिया जी, मतलब आपने कहा था ना ज्योतिष के जानकार हैं, और वो अंदाज जो उनका है वो शायराना भी है, वो भी सामने निकल आता है। शायरी छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था जो है हाँ। उससे मेरे आप गरीबों के घर के चूल्हे चलते हैं। बजट में नंबर कितना देंगे आप ये बताइए ना मुझे, इस बजट को आप कितना नंबर देंगे? जीरो। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि ये सरकार जो है वो चुनावी साल में ऐसा रिस्क क्यों लेगी जब इसको चुनकर आना है कि ये ऐसा बजट लाएगी जो जनता की नजर में जीरो हो? ये जनता की नजर में जीरो है या विपक्ष की नजर? सुधांशु जी एक बात का जवाब दे दें, कश्ती संभाल के आ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, कृषि का बजट क्यों काट रहे हैं? 4.5% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी था एग्रीकल्चर का बजट, काटकर 2.5% पर क्यों ले आए हैं? 30 किसान रोज की आत्महत्या कर रहे हैं। यहां पर बैठकर जलेबी बनाना, लच्छेदार बातें करना, बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाना एबीपी के लिए अच्छा है, आपकी टीआरपी के लिए अच्छा है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी खड़े होकर सपाट झूठ बोल रही हैं कि 50% आय बढ़ गई है, भैया कहां बढ़ी है, किसकी बढ़ी है, दिखनी चाहिए ना। अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आप शायद अपनी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे जाइएगा, गरीब की बढ़ेगी तो वो शायद एक दाल को छोड़कर दूसरी दाल भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा, वो नहीं हो रहा है। 74% लोगों को एक पौष्टिक आहार की थाली नसीब नहीं है। जीएचआई में हम गिरते जा रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और बस अपना ढिंढोरा पीटते रहो। असलियत यह है आप कर सकते थे अच्छा अगर आप मानते की समस्या थी। आपने तो समस्या को ही झुठला दिया है और उसका प्रमाण आज है। सुधांशु जी मुझे सारी बातें छोड़ दें, चलिए सब छोड़ दीजिए, एक बात का जवाब दे दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर और सामाजिक कल्याण के बजट को आपने क्यों घटाया है? आपने शिक्षा के बजट को घटाया है, कौन सी कश्ती कहां लेकर जा रहे हैं? आपने स्वास्थ्य के बजट को घटाया है, कहां लेके इस कश्ती को जा रहे हैं? जब भारत को विकसित होना है तो ये सारी चीजें होनी पड़ेंगी। मेरा सवाल भी साथ में सुन लीजिए, क्योंकि आज सुबह से ये गारंटी वाला बजट एबीपी न्यूज पर हम कवरेज कर रहे थे। सुनिए तो, जुमलों की गारंटी, जितने एक्सपर्ट्स थे वो सब ये उम्मीद कर रहे थे कि शिक्षा के अंदर कम से कम 6% तक लेकर जाया जाएगा बढ़ोतरी को, स्वास्थ्य बजट उसमें बढ़ोतरी होगी, इस तरीके की उम्मीदें। Please subscribe the channel. Thank you.